It is a device used to accelerate. Accelerate means speed up the positive charge particles. Principle: it is based on fact that the speed of a charge particle can be increased by moving it under electric and magnetic field again and again. अगर एक चार्ज पार्टिकल को बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बार बार मूव करवाया जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. कंस्ट्रक्शन होता क्या क्या है इसमें? It consists of two hollow metallic discs kept close to each other parallel to their diameter. A high frequency oscillator called HFO is connected to disc to provide a time-varying electric field. Time-varying electric field. A strong normal magnetic field, normal मतलब perpendicular, is provided using the magnets the whole arrangement is kept enclosed in a chamber to avoid the outside disturbance.
द चार्ज पार्टिकल, हाँ बेटे, is kept in between the gap of D's to accelerate as shown. मेटेलिक कोलोडीज है, डी का मतलब है डी शेप, जो आपने देखी होगी 9th 10th में स्केल टाइप, जो डी थी ना वही, लेकिन ओलो है वो। ओलो इस तरह से जैसे आपने चक्की देखी हो, चक्की के बीच का पोर्शन है, उसके अंदर क्या है, 2 स्टोन्स हैं ग्राइंड करने के लिए, उनको हटा दो बस, और वो बीच का सारा पोर्शन, और उसको बीच से कट कर दो, तो 2 पोर्शन हो गए ना। वैसे तो सर्कुलर था, बीच से कट करेंगे तो 2 डी बन गई, तो 2 होलो मेटेलिक डीज हैं लाइक दैट, D1 D2। पहली डी D1, दूसरी D2, कोई नाम कोई भी रख सकते हैं आप, D1 D2, वो मैटर नहीं करता सर ये क्यों है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। यहां पे मैंने एक बैटरी, एक HFO कनेक्ट कर रखा है, जो इन डीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इस सारे के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है परपेंडिकुलर, यूजिंग द पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ, लाइक दैट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डीज के परपेंडिकुलर है। इसको आप यूं समझ सकते हैं, ये मान लिया डी रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है यूं, ये डी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्लियर है। हाफ पोर्शन डी का उस तरफ, हाफ इस तरफ। अब है वर्किंग, काम कैसे करता है फिर ये। वर्किंग, शुरुआत में वो चार्ज पार्टिकल जिसको स्पीड अप करना है यहां रखा हुआ है, एट द सेंटर इन द गैप, ठीक है। अब जैसे ही हम HFO को ऑन करते हैं, ऑसिलेटर को ऑन करते हैं, वो सप्लाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो एक डी तो पॉजिटिव हो जाएगी और एक डी नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट। व्हेन सप्लाई इज ऑन, यानी HFO को ऑन किया, लेट D1 is negative and D2 is positive initially। शुरुआत में बेटे D1 तो नेगेटिव हो गया और D2 पॉजिटिव हो गया, ये मानना है, इसका रिवर्ट भी हो सकता है। जैसे ही D1 नेगेटिव हुआ, कैसा चार्ज था ये, पॉजिटिव, किस में जाएगा, D1 में, D1 अट्रैक्ट करेगा, D2 रिपेल करेगा, तो ये D1 के अंदर चला गया। अंदर किसकी वजह से गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, समझ लेना, अंदर गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। विद इन ए मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब जैसे ही वो इस डी के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो खत्म होगा, अब किसका इफेक्ट रहेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर, यानी इसने सर्कल में चलना शुरू किया। जैसे ये सर्कल में चला, यहां से
सेमी सर्कल पाथ फॉलो करते ही क्या हुआ, दोबारा से गैप में आ गया, डी से दोबारा आ गया। ये HFO एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जैसे ये इससे बाहर आया, डीज की पोलरिटी सेम टाइम पे बदल गई। पोलरिटी बदलने का मतलब जो डी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर एंटर होगा, तो दिस टाइम D2 बिकम्स नेगेटिव। अंदर जाते ही फिर से कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर, बट दिस टाइम रेडियस गेट इंक्रीज्ड। फिर से बाहर आया, पोलरिटी बदल गई, एंड सो इन ईच स्टेप, हर स्टेप पे क्या हो रहा है बेटे, ध्यान करें, रेडियस बढ़ती जा रही है पार्टिकल की। जब उसने सफिशिएंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो हमने यहां पे एक विंडो लगाई हुई है फॉर एग्जिट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और यहां से हमारा चार्ज पार्टिकल, मैं यहां से ही एग्जिट करवा लेता हूं, कोई बात नहीं। ए विंडो इज देयर और चार्ज पार्टिकल एग्जिट कर गया टू टारगेट, जहां पे हमें उसकी बम्बार्डमेंट करवानी थी। क्लियर? इस टाइम रेडियस इज इंक्रीज्ड, और क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है इसलिए कल ही पढ़ा था वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। जितनी ज्यादा दूर से रोटेट करके आएगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। आज आप देखेंगे ये पार्टिकल कितनी भी दूर से रोटेट करके आए, हर बार सेम टाइम में बाहर आएगा। ऑब्वियस है, ज्यादा दूर से आ रहा है, टाइम उतना ही ले रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई है। ये अब बातें हम लिख देते हैं। When supply is on, let D1 is negative and D2 is positive initially. शुरू में मैंने मान लिया है। So the charge particle enters, डायग्राम बढ़िया बनाई हो, इसको है ना छोटा बना देते हैं आप, फिर समझ में नहीं आता, खराब लगता है, वो नंबर नहीं मिलेंगे। The charge particle enters in D1, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव डी अट्रैक्ट करेगी, एंड विद इन D1 only magnetic field exert the force on it, और D1 के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेटल के अंदर जीरो होता है। डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे गैप में ई और बी दोनों है, गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, पर डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ओनली मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट द फोर्स ऑन इट, thus it follow circular path and comes back in gap, दोबारा से गैप में आ जाएगा एट द सेम टाइम, जैसे ही गैप में आएगा एट द सेम टाइम पोलरिटी ऑफ डी इज रिवर्स्ड, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स D2 becomes negative, D2 becomes negative, and so particle enters in D2, enters in D2, and again follow circular path to comes back in gap, फिर से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, वापस गैप में आएगा,
एट ईच स्टेप या यूं लिखें, दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्लियरली? At each step, radius of path, circular path, radius of circular path increases, and so the velocity। हम ध्यान है, क्योंकि हर बार सर्कुलर पाथ से रेडियस इंक्रीज हो रहा है और रेडियस से वेलोसिटी। व्हेन इट एक्वायर द सफिशिएंट वेलोसिटी it escape out from window to strike the target। विंडो पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, टू एग्जर्ट इट आउट, कि विंडो कहां से निकलेगा टारगेट। अब जो हमने कहा है कि रेडियस के बढ़ने से वेलोसिटी क्यों बढ़ी, ऐसा इस ओसिलेटर में क्या है कि जैसे ही गैप में आएगा वैसे ही पोलरिटी बदलेगी। अगर उस टाइम पे पोलरिटी ना बदले, जब ये गैप में आए, तो ओसिलेटर काम नहीं करेगा। तो ऐसा हमने यहाँ क्या सेट कर रखा है वो सब हम डिस्कस करें कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। Here, one of the force is mv square over r। चार्ज पार्टिकल कैसे रोटेट कर रहा है? सर्कल में। एंड f इज qvb। देयरफॉर अब मैथमेटिकल पोर्शन बड़ा उसको प्रूव कर रहे हैं। अब जो आपने बताया है v गोज टू v और v इज इक्वल टू b क्यू r बाई m। क्लियरली v इज प्रोपोर्शनल टू r। जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल है आपने एक बार रख दिया वो तो फिक्स है, उसको तो हम बदल नहीं रहे। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखा है वो फिक्स है। अब दूसरी चीज आई कि ये HFO कैसे काम कर रहा था। हमने कैसे सेट किया कि भाई चार्ज पार्टिकल जैसे ही गैप में आएगा वैसे ये फ्रीक्वेंसी, वैसे ही अपनी पोलरिटी चेंज कर लेगा। आल्सो द टाइम पीरियड फॉर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए देखेंगे पहले, क्योंकि अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा 2 पाई r, यहां पे पूरा सर्कल तो कहीं भी नहीं है, हाफ सर्कल की रेडियस अलग है, नेक्स्ट हाफ की अलग है। समझ में आ गई ना? तो हम जो टाइम निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? पहले सेमी सर्कल के लिए, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कितनी देर में बाहर आ रहा है। ऑल ऑफ यू नो टाइम इज t, डिस्टेंस बाय स्पीड। t का मतलब है टाइम कमिंग बैक इन गैप, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कमिंग बैक इन गैप। गैप में कितनी देर में आ रहा है, कितना होगा t। डिस्टेंस सेमी सर्कल का बेटे पाई r, स्पीड v, v की वैल्यू बेटे पाई r डिवाइडेड बाय b क्यू r, m ऊपर चला गया, r गोज टू r। t इज
पाई एम बाई बी क्यू, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। टाइम रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। रेडियस पे डिपेंड ना करने का क्या मीनिंग है? अब चार्ज पार्टिकल हर बार फिक्स टाइम पे बाहर आ रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की एम की वैल्यू फिक्स, बी जो हमने अप्लाई किया फिक्स, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है जो भी है उसका चार्ज फिक्स, ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर चार्ज पार्टिकल हर बार बाहर आ जाता है। हमने क्या किया? इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर दी कि हर बार इस टाइम में पोलरिटी बदल ले, और ये टाइम फिक्स है, इसका कोई लेना देना नहीं कि कहां से घूम के आएगा। अब इससे क्या बेनिफिट मिला? चाहे चार्ज पार्टिकल इस रास्ते से आए, चाहे इससे आए या इससे आए, हर बार स्पीड क्या होगी? सेम होगी। ऑब्वियस है, दूर से घूम के आएगा और सेम टाइम में आ रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि टाइम तो सेम है। तो जितनी ज्यादा दूर से रोटेट करके आ रहा है, इसका मतलब जितना बड़ा ऑसिलेटर उतनी ज्यादा स्पीड हम चार्ज पार्टिकल की अचीव करवा सकते हैं। जर्मनी या फ्रांस में, आई डोंट नो, 6-7 साल पुरानी न्यूज है, टीवी वालों ने काफी डराया था कि उन्होंने ना एक बहुत बड़ा कोलाइडर बनाया है, वो बिग बैंग थ्योरी को दोबारा प्रूव कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स को टकरवा रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। दैट इज नथिंग द ह्यूज कोलाइडर लाइक जस्ट ए साइक्लोट्रॉन। क्यों? उनकी स्पीड बहुत ज्यादा उन्होंने 10-12 किलोमीटर में टनल बना रखी थी, वहां साइक्लोट्रॉन थी। जितनी बड़ी डीज होंगी उतनी ज्यादा चार्ज पार्टिकल हमारा स्पीड अचीव कर पाएगा। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। जब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 2t पूरे सर्कल का, दैट इज 2 पाई एम पाई बी क्यू, दैट्स टाइम पीरियड इज। इसको टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड इज 2t। नेक्स्ट इज अवर फ्रीक्वेंसी। यहां से क्लियर होना चाहिए कि हम ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखने जैसा 12th क्लास में लिखवाऊं नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, कोई तुकसा नहीं है। इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। कितना होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एंड इज बी क्यू बाई 2 पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होगा? 2 पाई न्यू बी क्यू बाई एम। एनर्जी, जो चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? बेसिकली वी आर हियर टू डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू मेरे पास थी 1/2 एम, पी क्यू आर बाई एम स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर टर्म, हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। That is the kinetic energy of particle. यूज लिखेंगे अपना, टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। By bombarding the particles, charged particles in research work, अलग अलग इन्वेंशंस करने हैं भाई, बम्बार्डमेंट से क्या इफेक्ट आता है एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर पे, एंड इन मेडिकल टू ट्रीट द chronic disease
by bombarding of particles. And the second half is its limitation. यूज क्या है और लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है इसमें. लिमिटेशंस में लिमिटेशंस फर्स्ट, और आसान है ये, कुछ ऐसा नहीं है. इट डज नॉट accelerate, it does not accelerate the uncharged particles. भाई अगर पार्टिकल के पास बेटे चार्ज ही नहीं होगा तो ना तो वो D1 में जाएगा ना D2 में जाएगा. D1 D2 में नहीं जाएगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा, स्पीड अप नहीं होगा. जैसे न्यूट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ा सकता, ये फोटोन की स्पीड नहीं बढ़ा सकता. सर फोटोन में चार्ज नहीं होता, फोटोन में नहीं बेटे, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स बियॉन्ड ए लिमिट. एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकता है. लिमिट से ज्यादा बढ़ाने का मतलब है बेटे वेलोसिटी ऑफ लाइट अचीव नहीं करवा पाता ये. क्यों? एज स्पीड का फार्मूला होता है बेटा, या मास का फार्मूला होता है m0 √1 - v²/c². रिलेटिविस्टिक थ्योरी है ये, आगे आएगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है. इफ v इज कंपेरेबल टू c, m becomes infinity, which is not possible. Speed of light. Third, it cannot accelerate इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, बट स्टिल इट कैन नॉट एक्सेलरेट देम एज ड्यू टू लाइट मास. कम मास है उनका, दे स्पीड अप रैपिडली एंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड. लाइट मास होने की वजह से उनकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है बेटे, और स्पीड एकदम से बढ़ने से वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं. अनकंट्रोल्ड होने का मतलब है जहां पे हम बम्बार्डमेंट करवाना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाती. और जब अनकंट्रोल ही हो गए तो ऐसे पार्टिकल को, ऐसे तो इंसान को भी एनर्जी नहीं देनी चाहिए जो अनकंट्रोल्ड हो, ये तो पार्टिकल है. इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं करते हैं. अगर साइक्लोट्रॉन को छोटा बनाए तो सर? बीम ऑफ प्रोटॉन passes undeflected through electric and magnetic fields perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. It's also given that the value of E is 100 kilovolt per meter, यानी 10⁵ वोल्ट पर मीटर. And magnetic field is 50 millitesla. SI यूनिट में बात कर रहा हूं. Calculate the velocity of the particle. Nothing but a direct velocity is E/v. Thousand by 50 into 10⁵. Velocity is 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड. नोट कर लेंगे. ये बता रहा था एक प्रोटॉन है, वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से अनडिफ्लेक्टेड पास आउट कर रहा है. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी. कल ही डिस्कस किया था वेलोसिटी सिलेक्टर. वेलोसिटी इज E/v. राइट डाउन वन मोर. In a cyclotron,
in a cyclotron a magnetic field of 2.4 Tesla, a magnetic field of 2.4 Tesla is used to accelerate the protons. How rapidly the electric field of D is be reversed? ये कह रहा है हाउ रैपिडली इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी देर में रिवर्स करें, इसका मतलब क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड। द मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज दिस मच, पता ही है प्रोटॉन है तो पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, आपको पता है बेटा टी कितना आया था अपने पास, कैपिटल टी का फार्मूला मैंने लिखा था 2 पाई m बाई बी क्यू, 2 is 2, pi is 3.14, m means mass of proton 1.67 10 power minus 27 divided by b is magnetic field given to you 2.4, then charge 1.6 10 power minus 19, make it fast. टाइम पीरियड इज 2.74 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। ध्यान करें बेटा ये कौन सा टाइम है पूरे चक्कर का, फील्ड तो कब रिवर्ट होना था जब हाफ में पहुंचे सेमी सर्कल में, इसलिए फील्ड शुड बी रिवर्स्ड इन टाइम t, that is t by 2, 1.37 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। ये तो टोटल टाइम पीरियड था एक चक्कर का, एक ही बात है मत लेते, पर फिर यूं समझ में नहीं आता ना सर टाइम पीरियड का फार्मूला तो 2 पाई m है, आप बताते मेरे को, इसलिए मैंने पहले वो लिया फिर बताया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसी का, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपली इसका रेसिप्रोकल, यू कैन गेट द आंसर। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 3.64 10 पावर 7।